बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, आज वो जो तगोदो चल रही है केयर टेकर सेटअप के हवाले से बड़ी अहम मोड़ पे पहुंच गई है। आज की 3 टॉप स्टोरीज आपके सामने रखूंगी, प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे और डिटेल में बात करेंगे आज के इस सियासी जोड़ तोड़ के पीछे। सबसे पहले हमारी टॉप स्टोरी ये होगी कि कौमी असम्बली की तहलील। आज कौमी असम्बली के अंदर बहुत सारी तकारीर हुई, लेकिन तहलील कब तक, किस टाइम तक और क्या होने जा रहा है उसके बाद। उसके अलावा निगरां सेटअप के लिए मुशावरत जारी है। अभी तक कोई वज़ीर आज़म का, निगरां वज़ीर आज़म का नाम कन्फर्म हो के सामने नहीं आया। किसी ज़माने में कौन बनेगा करोड़पति सुना करते थे, अब कौन बनेगा वज़ीर आज़म सुन रहे हैं, वो भी निगरां वज़ीर आज़म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरी टॉप स्टोरी की बात करेंगे और बात करेंगे निगरां वज़ीर आज़म के लिए एक और नाम बड़ा मजबूत होकर सामने आ रहा है। जलील अब्बास जिलानी साहब एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, साबिक। बड़ी तगड़ी पोर्टफोलियो तो है और इसके साथ साथ एक ऐसी पर्सनालिटी भी है जो शहर इक़्तिदार की बड़ी अहम जगहों पर नज़र आते रहते हैं। मुलाकातें भी तकरीबन तमाम यहाँ जर्नलिस्ट की उनसे होती रहती हैं। लेकिन क्या ये वज़ीर आज़म बनेंगे या नहीं बनेंगे? सुनने में आया किसी ने मुबारकबाद दी और मुबारकबाद के बाद शुक्रिया का मैसेज आया। क्या ये बात दुरुस्त होगी या नहीं होगी, इसी हवाले से बात करेंगे। बिफोर वी गो टुवर्ड्स द मोन्टाज, मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी करवा दूं। हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं जो कि PMLN के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं, JUI से ताल्लुक़ रखते हैं। और अजहर सिद्दीक साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील। थोड़ी देर में बाकायदा डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जी, तो अब कोई शक तो नहीं रह जाना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं अभी भी वज़ीर आज़म है, जब तक कम्प्लीटली डिज़ोल्व होकर फॉर्मली मामला आगे नहीं बढ़ता तब तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। लेकिन ग़ालिबन उनका आखिरी दिन है या चंद आखिरी घंटे ही हैं। ये 15वीं कौमी असम्बली थी जो कि पाकिस्तान की थी। इसके अंदर क्या क्या हुआ वो मैं आपके सामने रखूँगी। 15वीं कौमी असम्बली के अंदर मजमूई तौर पर 230 बिल मंजूर हुए, जबकि इत्तेहादी हुकूमत ने इस पूरे 230 के अंदर से 80 से ज़ायद बिल मंजूर किए हैं। एक बड़ी तादाद सिर्फ और सिर्फ चंद महीनों के लिए। 15वीं कौमी असम्बली ने 1 सदर और 2 वज़ीर आज़म, 2 स्पीकर कौमी असम्बली और 2 डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब किए हैं। 13 अगस्त 2018 को मेंबरान कौमी असम्बली ने हल्फ उठाया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी। 28 फरवरी को 2019 में जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत के हवाले करने का ऐलान किया था। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इस असम्बली के टाइम पर। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तौसी का बिल पेश किया गया था। ये वाहिद कानून था जिसके अंदर सारी जमातें सेम पेज पर थी। नॉट जस्ट दैट, 28 मार्च 2022 को मुत्तहिदा अपोजिशन ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश की। उसके बाद वो साइफर लहराने वाली बात सामने आई। 8 मार्च के बाद और 28 मार्च के बाद और उसके बाद मामला आगे बढ़ा। 3 अप्रैल 2022 को आ गया। साबिक वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली तहलील की जो 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दी, ये कहकर कि कानूनी तरीका नहीं था, स्पेशली नो कॉन्फिडेंस का जब मोशन आ जाए तब। 9 अप्रैल 2022 को वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई। पाकिस्तान की हिस्ट्री की पहली तहरीके अदम एतमाद थी जिसकी वजह से किसी वज़ीर आज़म को अलविदा कहना पड़ा। रात के 3 बजे यानी अगले दिन 10 अप्रैल तक ये मामला चलता रहा और 10 अप्रैल तक मैं खुद खुद वहाँ मौजूद थी। 11 अप्रैल 2022 को शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए। कहने को 11 अप्रैल था लेकिन प्रैक्टिकली 10 अप्रैल को नई असम्बली ने जो है वो मामला शुरू कर दिया था। 11 अप्रैल को PTI ने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े भी दे दिए थे। नॉट जस्ट दैट, 15वीं कौमी असम्बली जो है और इत्तेहादी हुकूमत की कानून साजियाँ बहुत सारी हैं। उसके बारे में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कुछ फरमाया है, वो ज़रा पहले मुलाहिजा करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इस अवान की जो कारकर्दगी है इंतहाई मायूसकुन है। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन असम्बली रही है और आज इसे पाकिस्तान के अवाम को छुटकारा मिल जाए। पॉलिटिक्स जो है गाली गलौज का नाम बन गया है। असम्बली के अंदर सवाए गाली गलौज के पौने 4 साल कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है। ये बदनसीबी है कि ना पार्लिमान को समझे हैं ना पार्लिमानी रवायात को। अच्छा, ये शायद खाकान अब्बासी साहब की बड़ी डैमनिंग किस्म की रिपोर्ट एक तरह से इस असेंबली के बारे में। और ये असेंबली सिर्फ और सिर्फ पिछले 14 महीने नहीं बल्कि उससे आगे ज़रा बढ़ें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की भी बात करेंगे। लेकिन बिलखुसूस इन पिछले 1.25 साल के अंदर मामलात कुछ इस तरह से गए कि वो बिल मंजूर करा लिए गए कि लगा कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जान खलासी के लिए आई थी हुकूमत, काम करने कोई नहीं आई थी। वादे किए गए थे महंगाई ख़त्म करेंगे, गरीब आवाम के लिए मुश्किलात ख़त्म करेंगे, रोटी पानी बिजली सारी की सारी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और
और आसानियाँ हो जाएंगी, दूध और शहद की नहरें बहेंगी। लेकिन हुकूमत के जाते जाते अब हुकूमत की अपनी सबसे बड़ी जमात जो जिसके वज़ीर आज़म थे उसी के मेंबरान इस तरह के रिमार्क्स पास कर रहे हैं। और शायद खाकान अब्बासी साहब खुद वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इसीलिए उनको पता है मामला किस तरीके से आगे लेकर चलने हैं। नैब कवानीन के अंदर 3 दफ़ा तरमीम की गई, इस असेंबली के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मंजूर किया गया, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 पास हुआ, इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 230A के अंदर तरमीम की गई, जिसके बाद फिर केयर टेकर सेटअप की जो पावर्स हैं उसके अंदर इजाफा हो गया। पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 आखिरी दिन पास होता हुआ हमें नजर आया। ये सूरत हाल है। राना एहसान अफजल साहब, ये इतनी सारी कानून साजी, इसके अंदर अवाम से ज़्यादा अपनी जान खुलासी नजर आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा मुश्किल वक्त था माशी तौर पे, बहुत बड़े चैलेंजेस थे जब हुकूमत ली इस पीडीएम को इलेक्शन हुकूमत ने, तो उस वक्त IMF का माहदा जो था वो तबाह हो चुका था, एक डिस्ट्रस्ट था। फिर इसी तरह आपकी फॉरेन पॉलिसी बड़े मुख्तलिफ मोड़ के ऊपर थी। तो इन चैलेंजेस को दूर किया, बहुत मुश्किल फैसले किए, अनपॉपुलर फैसले किए। यहाँ तक कि आप देखें, मैं तो समझता हूँ कि जाते जाते शायद ही कोई ऐसी हुकूमत हुई हो जो जाते जाते बिजली भी महंगी कर जाए, पेट्रोल भी महंगा कर जाए। यूजुअली ट्रेंड ये होता है कि जाने वाली हुकूमतें जो है वो सब कुछ सस्ता कर जाती हैं और एमनेस्टी दे जाती हैं और आगे एक माशी खाई बना के आगे आने वाली हुकूमतों के लिए बड़ा मसला खड़ा कर जाती है। तो मैं समझता हूँ ये एक यूनिक हुकूमत थी, कोalition हुकूमत थी। इसके अंदर बहुत सारे पार्टनर्स थे और उन सबको साथ लेके चला गया। ये एक रिकॉर्ड है, क्योंकि पिछली जो राना साहब, सबको साथ लेके चलना मसला नहीं था ना, अवाम को साथ लेकर चलना मसला था। असल प्रॉब्लम ये था कि आप सबको साथ लेकर चलते चलते अवाम को वो सानू नहर वाले पुलते पुला के होरे माही किथे रह गया वाला काम कर गए। चले, मैं आपको एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ। देखें, हम अगर अवाम के लिए ये बेनिफिशियल था कि हम जाते जाते 20 रुपए पेट्रोल सस्ता कर जाते, 5 रुपए बिजली सस्ती कर जाते, जबकि आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप ऐसा कर जाएं तो बज़ाहिर लगेगा कि हम बड़ा रिलीफ दे गए, लेकिन उसको फिर भुगतने के लिए और दुरुस्त करने के लिए फिर 1-2 साल लग जाते। तो वो इस हुकूमत ने नहीं किया। नहीं किया, गेम नहीं खेली, चालें नहीं चली, धोखा नहीं, तो जल्दी इलेक्शन करा लेते। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमने वो मुश्किल इकदाम लिए जो अनपॉपुलर है, जो कोई हुकूमत नहीं लेती, लेकिन वो लिए ताकि मईशत इस्तेहकाम की तरफ जाए, स्टेबिलिटी की तरफ जाए। और ये क्रेडिट में देता हूं इस हुकूमत को। देखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पेट्रोल बढ़ाने के लिए भी बड़ा प्रेशर था कि मत किया जाए, इसको मौखर कर दिया जाए। बिजली बढ़ाने के लिए भी बहुत प्रेशर था पार्लियामेंटेरियंस के, मत किया जाए, इसको मौखर कर दे। हम तो जा रहे हैं और ये कर सकते थे हम लोग, लेकिन वो इकदाम किए गए कि ताकि जो मुआहदा है वो बहाल रहे, जो आपकी तो मैं समझता हूं इस मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेना, जो बज़ाहिर आपको लगता है बोझ है, मुश्किलात है, महंगाई है, लेकिन अगर वो फैसले ना लिए जाएं और आप कोई गेम खेल जाएं, बज़ाहिर फील गुड फैक्टर छोड़ जाएं, जो कि असल में दर हकीकत मईशत के लिए तबाहकुन हो, तो वो नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ ये सक्सेस है इस हुकूमत की कि हम एक मुआहदे को बहाल सूरत के अंदर छोड़ के जा रहे हैं। इंटरम हुकूमत जो आएगी, जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट है, उसको इसी तर्ज में, इसी मोमेंटम में आगे लेके चलेगी। ये वक्त की जरूरत है, ये इस वक्त की कह ले कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर ऑप्शन होती कोई और कि हम अच्छा, एक ऑप्शन मैं आपके सामने रखती हूँ। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप भी इसी हुकूमत का हिस्सा रहे, लेकिन एंड के दिनों के अंदर जो कवानीन पास होना शुरू हुए थे, स्पेशली वो पुरतशद्दुद इंसदाद दहशतगर्दी वाला, जिसके ऊपर आपने भी आवाज़ बुलंद की, रज़ा रब्बानी साहब ने भी आवाज़ बुलंद की थी, सेनेटर मुश्ताक ने भी गालिबन आवाज़ बुलंद की थी। कुछ कवानीन ऐसे थे जिसके अंदर लग रहा था, स्पेशली कंसिडरिंग कि एक मिनिस्टर ने तो ये भी कह दिया था कि कवानीन साइड पे कराएं, केसेस साइड पे कराएं, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। ऐसे में इस हुकूमत के मुश्किल इक़दाम जिनकी राना साहब बात कर रहे हैं, चाहे वो जितने कड़वे घूंट या ख़ुद की पॉलिटिकल जो एक से होती है या गुडविल होती है, उसको मार के आपने अवाम के लिए, मुल्क के लिए मुश्किल डिसीजन ले लिए, वो पसे पुश चला जाता है जब यह नज़र आता है कि अपने केसेस ख़त्म कराने के लिए कितने सारे कवानीन वैसे भी पास कराए गए, या फिर एक जगह कहा गया कि पिछली गवर्नमेंट कठपुतली थी और यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी फिर कठपुतली वाला काम होना शुरू हो जाता है। सो ऐसी सूरत हाल में
क्या आपको लगता है कि ये कुछ महीने, सवा साल जो था, ये आइडियल था, या दूसरी ऑप्शन जिसकी राना साहब बात कर रहे हैं कि अगर होती, वो दूसरी ऑप्शन शुरू में थी कि इंतखाबात कराएं, मामलात को सॉल्व करें, अगली हुकूमत तक लेकर जाएं सिचुएशन को, वो बेहतर होती? देखिए, पहले तो आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि आपने बड़ा ना वो आदमी के हवाले से, उसके एक्सटेंशन के हवाले से जब बात की तो आपने जोर दे के कहा कि जी वो तमाम पार्टियां सेम पेज में, उसमें उस वाले सेम पेज में हम नहीं थे। चले आपकी एक्सेप्शन ठीक है, ये एक तो रिकॉर्ड दुरुस्त कर लीजिए, ये रिकॉर्ड भी दुरुस्त कर लीजिए कि जहाँ पे भी जो ऐसे हुकूक का मसला था या दस्तूर की वहां पे भी जो है वो JUI ने बावजूद अलाई होते हुए गवर्नमेंट के उसको उन कवानीन को उन्होंने अपोज किया, और अपोज करके उसमें भी था, उसमें इंतहा पसंदी वाला बिल भी था, उसमें बहुत सारे पैचीसी वाला था के हवाले से जो इन्होंने अपना 4 लाख जो कम करवा दी की उस मामले में भी। तो जहां पे हमारा इख्तिलाफ था हमने उसको गवर्नमेंट में रहते हुए भी रिकॉर्ड पे लाए। अब बात यह है कि कोई भी नहीं होती, आज जाती है कल तक जाएगी, तो उसमें जो है उसकी कुछ कामयाबियां होंगी, कुछ नाकामियां होंगी। कामयाबियां गिनेंगे तो कामयाबियों में आप ये कहते हैं डिफॉल्ट किया, डिफॉल्ट के बावजूद ये कि हमसे पिछली गवर्नमेंट हमसे डिफॉल्ट करा बेंट अपान थी, ऐसी वो पार्टी जो है वो हर रोज है वो दुआ और दवा के जरिए ये काम करती थी कि किसी न किसी तरह से मुल्क डिफॉल्ट कर जाए ताकि बुराई जो है मौजूदा गवर्नमेंट है उसके सर पे। तो वो उस बुराई से बच गए। और उन्होंने जाते जाते क्या किया था, IMF से माहिदा कुछ और हुआ था और उसकी वायलेशन में जो है वो पेट्रोल की कीमतें गिरा गए थे, यानी जो है ना वो हमारे लिए बिछा गए थे। अगर देखिए बज़ाहिर तो ये अवाम को बड़ा अच्छा लगेगा कि उनके लिए जो है ना वो हर चीज सस्ती हो रही है और पेट्रोल की कीमत गिर गई, जाते हुए वो 9 अप्रैल की जो है ना वो कीमत जो है कोट करके गए कि जी आज जो है 9 अप्रैल को फलां की जितनी थी। मगर उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की नाक रगड़वाई गई दोबारा उस एग्रीमेंट को रिवाइव करवाते हुए। और किस तरह से जो है ना किस बेइज्जती के साथ जो है ना वो दोबारा जो रिवाइव हुआ वो एग्रीमेंट, या ये बाकी 9 महीने का एग्रीमेंट, वो ये सारा कमाल जो था। कामरान मुसब, उस बेइज्जती के अंदर कुछ किरदार इसहाक डार साहब ने अपना भी निभाया है। वो आप वजह कह रहे हैं कि बहुत सारे मामलात के अंदर JUI जो है वो अपोज करती रही है, लेकिन फैक्ट इज कि शायद इसीलिए आप लोगों को साइडलाइन भी कराया गया था, वो जो दुबई के अंदर मुलाकातें हुई जिसके ऊपर फिर मौलाना साहब को बाद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना पड़ा था। वो सारी बातें दुरुस्त है। वो देखिए, अगर हम अपने आप को साइड पे करना चाहें कह सकते हैं कि जी 2-3 मिनिस्ट्रियों के लिए कसूरवार हो सकते हैं, मगर नहीं, हम सारी ओनरशिप लेते हैं। मगर जितना लोगों ने हमारा जितने हमारे MNA थे या जितना हमारा साइज था उसके हिसाब से जो है ना वो हमने अपना किरदार अदा किया है इवन हुकूमत में। और इस जब 12-13-14 पार्टियों की हुकूमत होगी उसमें उसको कंट्रोल करना लेके चलना भी। आई एग्री विद दैट। अच्छा, इसीलिए मैं सेकंड ऑप्शन की बात कर रही थी। मैं जरा क्विकली ब्रेक की तरफ जाऊंगी, उसके बाद फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, वही सेकंड ऑप्शन। और अब जो है वो ऑप्शंस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए वो भी डिस्कस करेंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कंटिन्यूस 3 ऐसी अब असेंबलीज रह चुकी हैं जिन्होंने अपनी मुद्दत तो पूरी की है, लेकिन इनके अंदर से कोई एक वजीर आज़म भी ऐसा नहीं रहा जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो। यानी 5 साल तक कोई वजीर आज़म नहीं रहा। PMLN के ज़माने के अंदर भी शाहिद खान अब्बास साहब को आना पड़ा मियां नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद। उससे पहले पीपल्स पार्टी के ज़माने में यूसुफ रज़ा गिलानी एंड देन राजा परवेज़ अशरफ, और इस बार चेयरमैन PTI, और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब। अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अजहर साहब, इस टाइम पर चेयरमैन PTI ने बहुत सारे
कहते हैं ट्रैप छोड़ के गए हुकूमत के लिए, हुकूमत को मसले में डाल दिया, सब्सिडीज़ दे दी, मुआहदे से इनहराफ कर लिया, वो मुआहदा जो कि IMF के साथ किया गया था, वो सारी की सारी गलतियों के बाद अभी सूरत हाल क्या है उनकी वो भी हमारे सामने है। लेकिन एक बात अफसोस की है कि पाकिस्तान के अंदर कोई वज़ीर आज़म, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि पूरे 5 साल की मुद्दत विदाउट इंटरप्शन पूरी कर सका हो। इसके अंदर वो कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी वाला काम तो नहीं है। बहुत शुक्रिया अनिका। पहले तो बात है कि मैं सारी चीजें डिनाई करता हूँ कि 17 महीने के अंदर कोई सबूत बता दें कि बताया उन्होंने रिपोर्ट दी हो कि IMF की वजह से ऐसा हो गया, महंगाई ऐसा होगी, पिछली गवर्नमेंट ने क्या नुकसान कर दिया, ये मैं चैलेंज करता हूँ। एंड एनी सेपरेट चैलेंज आ जाए, जुडिशल कमीशन बना ले, साबित हो जाएगा कि इस 17 महीने में जो इस मुल्क का सत्यानाश हुआ है 3.5 साल के मुकाबले में, ये जुबानी बातें नहीं करनी कि जनाब ऐसा हो गया वैसा हो गया, प्रूफ के साथ बैठ गए। मैं आपको बता दें अपना 1.5 साल के अंदर डॉलर कहाँ चला गया, पेट्रोल कहाँ चला गया, महंगाई कहाँ चलेगी, और करप्शन इतनी हुई है, कर दिया, सारा कुछ तो खत्म कर दिया, रह क्या कोई नहीं है। अब आने अगली बात की तरफ। देखिए ये वो लोग हैं तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बड़े शायदा से पता नहीं क्या कर देना है। वो क्या था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, एक जाने वाला आने वाला, इलेक्शन कमीशन वो लगाता था, केयर टेकर सेटअप वो लगाता था। अभी भी देखे इनकी इन लोगों की इस तरह बात कर क्या सकती है, इन्होंने तो लगाना है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर तो वही ऑपरेशन रजीम चेंज वालों ने नाम नहीं सुन रहे, आवाज चलाने का पता नहीं कौन से इंपोर्टेड नाम सुन रहे हैं। इनकी क्या बात है, वो बड़ी बहू की बजाय छोटी बहू पसंद आ गई है इनको, और सारे हालात और वाकया देखिए, बात वो करें जो जेन्युइन हो। मुझे ये बताएं, ये 3 दिन पहले असेंबली क्यों तहरीर की? आवेदन लेने के लिए, ताकि हुकूमत के अंदर जो सारा पॉलिटिकल गुडविल खराब हुई है उसे सही कर सकें, सादी सी बात। अच्छा, बड़ी जबरदस्त बात आपने की। अब देखिए आईनी तौर पर क्या है, 5 साल असेंबलियां पूरी करनी है ना, बड़ी बातें करते थे शुरू में, असेंबलियां तहलील करे, इमरान खान ने असेंबलियां तहलील की, उन्होंने इलेक्शन नहीं कराए, आइन तोड़ा, और अब बहाना गया इनके पास। अभी क्या कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी करानी है। भाई 17 महीने 18 महीने क्या करते रहे हो, और मर्दमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन भी आगे नहीं हो सकते। इनका प्लान और एजेंडा सुने क्या आया था। इमरान खान ने बड़ा इंटेलिजेंटली खेला है। 1.5 साल पहले का प्लान ये था कि असेंबली की मियाद बढ़ानी थी, इन्होंने वो 232, 233, 234 1 साल के लिए मियाद बढ़ानी थी। वो हम लोगों को सबको अंदाजा था, इसलिए बैठकर असेंबलियां तहलील की कि इलेक्शन कराएं। इलेक्शन इन्होंने आज तक नहीं कराए, और 2 बहाने थे इनके कि जनाब सारे इलेक्शन इकट्ठे कराने हैं और पैसा नहीं है। अब तो इलेक्शन भी सारे इकट्ठे होने हैं और पैसा भी है। और जहां तक ये जो 90 दिन का बहाना बना के 3 दिन पहले 90 दिन लेना चाहते, किस कानून के तहत लेना चाहते हैं? भाई आइन कहता है कि आपने 60 दिनों में असेंबली, यानी 60 दिन से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। 90 दिन का गैप इसलिए है जब वक्त से पहले असेंबलियां तहलील करें, यानी 5 साल पूरे ना की हो। यहाँ तो 3 दिन रह गए सारे 5 साल पूरी होने में, तो 5 साल तो पूरी हो गए हैं। आप ये बुनियाद बनाएं, और ये मैंने बाकायदा नोटिस दिया हुआ इनको भी और इलेक्शन कमीशन को भी, और अगर ये डिले करने की कोशिश की 90 दिन तो फिर कोर्टों में आएंगे, आगे देखी जाएगी क्या होगा। वैसे तो आपको पता है जो बयानिया था वो देने का ये आपका पॉइंट क्योंकि कानूनी पॉइंट है। मैं जरा बिफोर आई गो टू राना एहसान साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब इसके ऊपर रिप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे कि तो गैर आईनी काम हो गया। गैर आईनी काम हो गया तो चैलेंज कर लें इसको अगर सदीक साहब, और अगर इनका ख्याल ऐसा है, वैसे गैर आईनी काम नहीं हुआ, और ये कह रहे हैं कि 90 डेज और इस पे इन्होंने नोटिस दिया हुआ है और ये किया हुआ है और वो किया हुआ है। देखिए 90 डेज तो मैक्सिमम है ना, तो मैक्सिमम में 15 दिन बाद इलेक्शन, अगर इलेक्शन कमीशन कहता है 15 दिन बाद जो हमने शेड्यूल देना है तो दे दे बस शेड्यूल। तो अब इसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर, आज के बाद तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, आज के बाद तो जो कुछ भी होना है उसका जो मेन जो उसमें अदारा होगा वो आपका इलेक्शन कमीशन होगा, और ये जो केयर टेकर्स होंगे ये सिर्फ उसको असिस्ट कर सकेंगे। बस इतनी सारी बात है। उसके बाद अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो जब कोर्ट जाना चाहता है तो कोर्ट चले जाए, वहां से डायरेक्शन ले ले कि जी 90 डेज तो मैक्सिमम हद है ना, तो कोई 15 दिन में करा लें, 20 दिन में करा लें, 25 दिन में करा लें। जब शेड्यूल आ जाएगा सारे पाबंद हो जाएंगे उसके। एक उन्होंने खाली इसको जो है ना स्कोप को वाइड किया है एक टेक्निकल तरीके से। मुमकिन है कि स्कोप वाइड करने में जो है ना वो कामयाब हो, मुमकिन है ना हो, इलेक्शन कमीशन एग्री ना करे। डेट देना तो अब उसका काम है, तो डेट जब वो आएगा और शेड्यूल आएगी तो उसके मुताबिक सारी पार्टियों को चलना पड़ेगा। सही। अच्छा राना साहब, वो एक इल्ज़ाम आप लगा रहे थे कि इन्होंने आपके लिए बड़े मसाइल खड़े कर दिए,
सारी सब्सिडीज़ वगैरह देकर। दूसरा, अब ये इल्ज़ाम आप पे लगा रहे हैं कि देखिए आप लोगों ने जानबूझ के ये मरदमशुमारी भी लेट कराई, आपने जानबूझ के 90 दिन वाला काम भी किया। अब 90 दिन भी नहीं, अब 2023 इलेक्शन का साल ही नहीं है, उसको 2024 के अंदर ले गए। मतलब ये प्री मेडिटेटेड है। मुझे वो आर्टिकल 254 के अलावा कोई और लॉजिक दीजिएगा प्लीज़। देखिए, ये तो एक सेंसस, तो ये चाहते थे कि नए सेंसस के मुताबिक इलेक्शन हो। क्या इन्होंने ये फैसला नहीं किया था काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि अगला इलेक्शन जो है वो नए इलेक्शन के मुताबिक, नए सेंसस के मुताबिक होगा? और क्या अगर नए सेंसस के मुताबिक हो रहा है तो ये कोई हम गुनाह करने जा रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि एक आईनी जब नोटिफाई हो जाता है सेंसस तो फिर आपने डिलिमिटेशन करनी है, और वो एक प्रोसेस कोई इतना कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है कि 2 साल के ऊपर वो मबनी प्रोसेस है। वो जब डिलिमिटेशन हो जाएगी तो फिर इलेक्शन की तरफ आप चले जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बाइख्तियार है कि वो इलेक्शन अनाउंस कर दे। तो इसमें तो कोई इतना कोई, देखिए कोई वजह होनी चाहिए ना, इलेक्शन डिले होने की कोई वजह होगी तो वो डिले होगा। अब अगर वजह बनाई भी तो जा सकती है ना, हमें पता है वजह बना लेते हैं। हमारे यहाँ बनाने में कितनी देर लगती है वजह बनाने? पहले तो बड़ी सिंपल सी बात थी ना। एक तो यहाँ एक तो ये हुकूमत आई, नाफिज की गई, ये कहते हैं हमने 26 साल जमहूरी स्ट्रगल किया, आए ये कंधों के ऊपर बैठ के। इनके सदर पीटीआई के कहते हैं इनके नैपी चेंज होते रहे, सेनेट में नंबर ये दूसरे तरीके से पूरे करते रहे, हर लिहाज से असेंबलियां इन्होंने, अब फिर इनको 63A की गैर आईनी तशरीह के तहत हमारी हुकूमत गिरा दी गई। तो वो सारा जो ड्रामा अभी सुप्रीम कोर्ट में लगा वो सबने देखा। अब ये तो जाहिर सी बात है, वो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक अगर मुल्क चलता तो मुल्क में तो आग लग चुकी। इनकी ख्वाहिश तो 9 मई आपने देख ली, क्या थी इनकी ख्वाहिश? बस उनकी ख्वाहिश और आपकी ख्वाहिश और अवाम की हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मुझे ब्रेक की तरफ जाने दे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। उसके बाद फिर बात करते हैं जरा निगरान सेटअप, वो कौन बनेगा करोड़पति की बजाय कौन बनेगा निगरान वजीर आजम, कौन होगा एक्चुअली, आफ्टर ब्रेक। बैक आफ्टर ब्रेक। अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, निगरान वजीर आजम किसने बनना है। राना साहब, अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई नाम आ चुका होगा, कोई कंफर्मेशन हो चुकी होगी, क्योंकि रात को बड़ी चीची पापा वाली गाड़ियां गुजर रही थी, क्योंकि मेरा दफ्तर तो बिल्कुल मिनिस्टर्स एनक्लेव के सामने ही है। मैंने सोचा शायद इतनी बड़ी महफिल इकट्ठी हुई है, कोई डिस्कशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है, कुछ डिसीजन हो गया होगा। आपने अभी तक नाम ही नहीं बताया हमें। मेरे ख्याल से आपने कोई फेयरवेल पार्टी की कोई गाड़ियां वगैरह देखी होंगी जो नहीं, वो मीटिंग अभी होनी थी ना। अच्छा, रात को मीटिंग होनी थी नाम पे। कल मीटिंग है लीडर ऑफ द हाउस की और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, और कल इंशाल्लाह ताला जी जो आज होनी थी। अब वो देखिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, वक्त है, और इसका देखें एक आईनी प्रोसीजर है। अगर आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तो नेशनल असेंबली की कमेटी को चला जाएगा, वहां इत्तेफाक नहीं होगा तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड कर देगा। तो ये ऐसा काम है जो रुक नहीं सकता और हो जाएगा। देखें बहुत सारी इसमें नाम आ रहे हैं, उन पे तबसरे हो रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो चीज फाइनल होनी है वो शायद उससे अलग ही हो जो बातें मीडिया में हो रही हैं। तो तबसरे होते रहेंगे, लेकिन कल मेरे ख्याल से एक हतमी शक्ल ये जो है मामला इख्तियार जाएगा। बरार साहब, आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। 3 दिन आपने यानी लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने डिस्कशन करनी, उसके बाद फिर मामला चला जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ, 3 दिन वो हो जाएगा, उसके बाद फिर ईसीपी की तरफ चला जाएगा 2 दिन वो, 8 मिला के कुल दिन होंगे ये डिसीजन करने के लिए। अब ये आज क्यों मुलाकात नहीं हुई, मुझे इस पे हैरानी इसलिए क्योंकि वजीर आजम साहब ने ये कह दिया था कि 9 को तो तहलील भी हो जाएंगी असेंबलियां और मुलाकात भी हो जाए। कल राजा रियाज साहब ने ये कहा कि कल मुलाकात होगी, कल बात करेंगे। तो ये मुलाकातें, ये बातें एक रात में तब्दील। देखिए आज आपने देखा कि आखिरी कैबिनेट इजलास हो गया, उन्होंने अपनी फेयरवेल स्पीच कैबिनेट में दे दी। इसी तरह असेंबली में भी प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी इजलास के अंदर जो है एक फेयरवेल स्पीच कर दी, जो इख्तितामी स्पीच थी। तो चीजें उसी तरह ही चल रही हैं। कल का डेट आज प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में अनाउंस किया कि वो और लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलकर बैठेंगे, और 8 दिन नहीं लगेंगे। ये तो तब लगेंगे ना कि अगर आपका इत्तेफाक ना हो, लेकिन अगर कल ही इत्तेफाक हो जाता है
तो मेरे ख्याल से नाम कल शाम को अनाउंस हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है और कि कल ही जो है आपस में इत्तेफाक हो जाएगा और होपफुली कल नाम अनाउंस हो सही। जाएगा। अच्छा कामरान मोर्चा साहब, कभी कभी मुझे ऐसा गुमान हुआ कि शायद राजा रियाज साहब से ज़्यादा ऑपोजिशन में आप लोग हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि राजा रियाज साहब को आप हुकूमत नाम थमाएगी और कहेगी ये निगरान वज़ीर आज़म है, या वाकई में उनकी भी कोई से होगी। क्योंकि इस मामले के ऊपर जब दुबई में मुलाकात हुई थी और तब कहा गया था नहीं इस मामले के ऊपर कोई बात नहीं हुई, तो मौलाना साहब ने अच्छा खासा इसके ऊपर एहतजाज किया था। आपको कोई नाम बताया, कोई गुफ्तगू हुई, कोई ऐसी बात हुई जहां पता चला हो कि निगरान वज़ीर आज़म आखिर बनना किसने? मौलाना साहब को बताया गया होगा, बाद में इत्माद में लिया था, उस वक्त तक तो नहीं लिया था जिस वक्त तक मौलाना साहब ने प्रोटेस्ट किया था, मगर बाद में फिर शहबाज शरीफ साहब ने जब प्रोटेस्ट किया तो उसी दिन या उससे अगले दिन जो है ना उनसे मुलाकात की थी। तो मुझे जो मेरा एक अंदर का जो पॉलिटिकल वर्कर है वो ये कहता है कि किसी नाम पे इत्तेफाक हो चुका है, इसीलिए हर चीज़ जो है ना वो इतनी पुरसुकून है। मैं इल्म की बुनियाद पे किसी पे नहीं ये बात कर रहा, मगर ये अपने अंदाजे से ये बात कर रहा हूँ कि कोई एक नाम सेटल हो चुका है। अब किसका नाम सेटल हुआ ये मुझे नहीं पता। मतलब इस हवाले से मौलाना साहब ने पार्टी को नहीं बताया कुछ भी। अच्छा कामरान साहब, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम आ रहा है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक उनकी कोई 1.5 हफ्ता 2 हफ्ता पहले एक अहम मुलाकात हुई थी, उसके अंदर ये बातचीत हुई। फिर मुझे किसी तरफ से पता चला कि किसी ने मैसेज भेजा जलील अब्बास जिलानी साहब को मुबारकबाद का, तो उन्होंने मना नहीं किया। तो मतलब हम समझे कि क्योंकि कहा यह जा रहा था कोई ऐसा शख्स होगा जो टेक्नोक्रेट होगा, जो काबिल होगा, जो सियासत से ताल्लुक़ नहीं रखता होगा लेकिन सियासत समझता बहुत होगा। तो जिलानी साहब काफ़ी उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। आपकी नज़र में वो ऑप्शन हो सकते हैं कंसिडरिंग? जिलानी साहब का नाम अगर आपको याद हो तो पिछली दफ़ा भी था, 2 जिलानी थे पिछली दफ़ा, आपको याद है? जी जी। एक सलीम अब्बास जिलानी साहब थे और तसद्दुक जिलानी साहब भी थे जब नासिरुल मुल्क साहब हुए। तो ये नाम उनके उस वक्त भी जो है ना वो आखिर तक जो है वो पूरी गेम में शामिल रहे थे, पूरे उसमें लड़ते रहे थे नाम। फिर उसके बाद जिसकी होता तो वह जो अल्लाह पाक चाहते हैं। तो फिर नासिरुल मुल्क साहब हो गए, तो नासिरुल मुल्क साहब भी जो है अच्छी उनकी रेपुटेशन है, रेपुटेशन थी भी और है भी। तो वो मगर वो बहरहाल वो इलेक्शन के हवाले से डिस्प्यूट आया, मगर वो डिस्प्यूट आया तो उनका कसूर अगर था भी किसी का कसूर तो उनका नहीं होगा। वजह उसकी ये है कि इलेक्शन कराना बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। तो अब अल्लाह करे कि इलेक्शन जो भी वज़ीर आज़म हो मुल्क के लिए बेहतर हो और इलेक्शन कमीशन जो है फेयर और फ्री इलेक्शन करवाए। यही जो है ना वो मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है और यही हम उनसे चाहेंगे कि ये जो कुछ भी हो फेयर और फ्री हो और मुल्क के मफाद में। सही सही। अच्छा अजहर साहब, आपकी नज़र में कौन बनेगा मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म? क्योंकि अभी ये वाले निगरान वज़ीर आज़म वो वाले निगरान वज़ीर आज़म नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ओहदा आ गया, आगे पीछे जो है वो प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ हुई, थोड़ी इज्जत बढ़ गई इधर उधर निगरान वज़ीर आज़म होने की वजह से। अभी 230 सेक्शन 230 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर अमेंडमेंट के बाद कुछ अथॉरिटीज़ हैं, कुछ पावर्स हैं, प्लस हमें ये भी नहीं पता कि 2 महीने होना है, 3 महीने होना है, 4 महीने होना है, 5 महीने होना है या आधा साल होना है। सो इसलिए इम्पोर्टेंट तो है पोजीशन। बहुत शुक्रिया। वो मैं बैठ के ना मैं ढूंढ रहा था क्या लिखा है इलेक्शन कमीशन साहब से वहां पे इलेक्शन कराएगा, ईमानदारी से काम कर रहा है। वो मैंने कहा वो यादाश्त कमजोर होगी मेरी। फिर मैंने देखा वो अपोजिशन लीडर का नाम ले रहे थे। मैंने कहा वाकई अपोजिशन लीडर है कोई? वो बच्चे ना वो कार्ड खेल रहे होते हैं मजाक से ना बैठ के, कोई आगे कोई पीछे, तो बाद में आता है कि नहीं वही भाई बात है। किस भी बात कर रहे हैं? कौन सा अपोजिशन लीडर खुद आ रहा इस मुल्क के साथ? आपको मैं पंजाब का बता दूं, मोहसिन नकवी का क्या ताल्लुक था सारे प्रोसेस के? मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी का हर पहले दिन से सारे कह रहे थे उसका नाम बनेगा। कौन सी कंसल्टेशन क्या हुआ? और एट द एंड ऑफ द वही इलेक्शन कमीशन ने किया और जो तबाही की इस मुल्क के साथ और इलेक्शन कमीशन ने मिलके। अब अगली बात ले ले मेरे से, ये किसी आप नाम किनसे पूछ रही है? इनको क्या पता नामों का? नाम पता होता तो सियासी लीडर होते सामने लेकर आते नाम। इनके पास में कोई बात नहीं है, पर जलने चाहिए इन सब के। और नाम मैं बता देता हूँ आपको। वैसे तो कोशिश की शाहिद खान अब्बासी के लिए बड़ी पॉजिटिवली, वो छोटी बहू ने ना, बड़ी बहू की तो आजकल आपको पता लंदन में बैठी है, वहां जरूरत नहीं है। छोटी बहू ने बड़ी कोशिश की, फिर कोशिश होती रही कि जनाब छोटे सूबे में से आफ्ताब शेरपा वसफत यार वली का। लेकिन ये आपको पता है कि जो आबाद
जी ये साबका चीफ जस्टिस रहे हैं लाहौर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और आपको पता है गुलभूषण यादव में वो जज भी रहे हैं। तो आप समझ जाइएगा ना कि कितने स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और इनकी टाइज किस मुल्क के अंदर है। अब अब्बास जलानी सब किस मुल्क के आपको ना ऑपरेशन रजीम चेंज कहां से शुरू होता है और कहां लोग हैं, इससे किसके ज्यादा है। इसको तो इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो नजर आ रहा है इस मुल्क के साथ। यानी बचाए ऐसे ही बैठे हुए हैं, इंस्टॉल किए हुए हैं, पॉपेट बैठे हुए हैं, सारे बैठकर एक दूसरे के चेहरे देख रहे हैं कि कल क्या होगा, कल मैं भी कुछ फैसला कर पाऊंगा नहीं। चलो आई गॉट योर पॉइंट। आपकी ऑडियो के अंदर भी कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। राणा साहब अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ, ना नाम आया है। पर्पज़ है कि केयर टेकर सेटअप वो हो जो इंतखाबात ऐसे करा सके जो साफ शफाफ हो। है काम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, लेकिन मशावरत आप लोगों की होनी है और उसी की बेसिस के ऊपर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने आना है। अब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का नाम आने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए तो फिर इंतखाबात तो पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल होने की तरफ आ गए ना राणा साहब। वी नीड अ सोल्यूशन फॉर दैट, व्हाट शुड वी डू? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो कोई किसी का नाम कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं पड़ा, क्योंकि नाम अभी कोई हतमी तौर पे आया ही नहीं और आईनी तरीके से में रखा हुआ है। हाँ, मेरे ख्याल से ये एक बेहतर है। अब इसके अंदर और भी, क्योंकि इतनी बड़ी कोलिशन हुकूमत है, नाम पहले आ जाए, कुछ कोलिशन पार्टनर्स को इतराज हो ना हो, तो ये वक्त के ऊपर बर वक्त ये चीज जो है वो डिसाइड हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही होगा। इलेक्शन जो हैं वो फ्री एंड फेयर होंगे। और जहां तक अभी अजहर साहब बात कर रहे थे, असल में इनको लगता है अभी भी इमरान खान या पीटीआई के चेयरमैन जो हैं वो वजीर आजम है और वो इन कंट्रोल नहीं है। यहाँ जमहूरी कुव्वतें इन कंट्रोल हैं और वो अपने फैसले खुद करेंगी। मशवरे सारों से लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ नैपी नहीं चेंज हो रहे और ना यहाँ हम किसी के कंधों पे बैठे हुए जिस तरह इन्होंने 4 साल हुकूमत गिराई। तो इनकी हुकूमत खत्म हो चुकी है, वो जो रवैये थे वो भी खत्म हो। क्लोजिंग रिमार्क्स, कामरान साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स। देखिए, अगर आपने वजन करना है ना मामलात का, बड़े सख्त स्टेटमेंट्स मेरे भाई ने अजहर सिद्दीक ने दी इस गवर्नमेंट की और बड़े अच्छे बुरे अल्फाज जो है उन्होंने कहे, वो उनका अपना ऑप्शन है। मगर ये है कि जिनको वो सपोर्ट करते हैं, अगर उनका भी माजी वो उनके सामने रख लें तो फिर मेरा ख्याल है दूसरों के बारे में इस तरह के रिमार्क्स नहीं देंगे। पाकिस्तान में कोई आइडियल सूरत हाल नहीं है, नहीं थी, नहीं है, मगर जो है ना इससे पहले जो है इससे भी शायद बदतर हालात थे। और अगर सिविल सुपरमेसी कॉम्प्रोमाइज हुई है तो उसमें इससे पहले की गवर्नमेंट जो है बहुत बड़ी कसूरवार है। मैं एक वकील की हैसियत से बात कर रहा हूँ, मुझे आज भी सिविल सुपरमेसी पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं लड़ता रहा हूँ। मैं कल भी शायद किसी इस हवाले से आपस के हम झगड़े का शिकार थे कि सिविल सुपरमेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है, मगर इसके बहुत बड़ा जो है ना वो किरदार जो है इससे पिछली गवर्नमेंट थी। फेयर इनफ। अजहर साहब 10 सेकंड्स, क्लोजिंग रिमार्क्स। कुछ नहीं, मैं शुक्रगुजार हूँ कमरान मुर्तज़ा साहब का। उन्होंने वकील होने के नाते सारा कुछ सामने रख दिया। राणा साहब को तो पता है, राणा साहब नहीं है, वो काम शाम इसी तरह करते रहेंगे, दाल रोटी इसी तरह चलती रहेगी। पाकिस्तान का मुकद्दर जो है ना इन पार्लियामेंट के हाथ है, इन्होंने दाव पे लगा दी है। याद रखिएगा, दाव पे लगा दिया इस मुल्क का। इस मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई है। इस मुल्क की आपने इस मुल्क में पार्शल अलग जो लोगों के साथ हाल हुआ बता दें आप, यानी इस मुल्क के सारी वक्त खत्म हो गया। राइट्स की वायलेशन और सिविल। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। वक्त खत्म हो गया है। कामरान मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब, अजहर सिद्दीक साहब, सबका बहुत शुक्रिया। एक बात तो तय है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात होने, इंतखाबात के बाद नई हुकूमत आनी है। नई हुकूमत के लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तो इसलिए जो भी हुकूमत आएगी उसको शादी यादें मनाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो जीत गई है, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत चैलेंजिंग है। उसको सीधी राह के ऊपर रखना ही तमाम सियासी जमातों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। जब स्पेस देंगे तो बाकी कुव्वतें आएंगी, स्पेस नहीं देंगे और अथॉरिटी के साथ आगे चलेंगे तो फिर बाकी कुव्वतें भी नहीं आएंगी। इसी के साथ अनीका निसार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।